राधे राधे। हेलो एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट फॉर अ न्यू एपिसोड। आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? वह बन्या को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, पर उसकी भारी सांसों को महसूस करते हुए उसके होठों को रिलीज कर देता है और उसकी नेक पर आ जाता है। वन्या जो लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में थी, उसकी नेक पर यक्षित के गर्म होठों को फील करके एक बार फिर उसके दिल की धड़कनों में रफ्तार लेना शुरू कर दिया था। अब आ गई। यक्षित पूरी शिद्दत के साथ उसके नेक के हर हिस्से को चूमने लगा। वन्या की सांसें तेज हो रही थीं और उसकी पकड़ यक्षित की बॉडी पर कसने लगी। वह उसके कॉलर बोन पर किस करते हुए बाइट भी कर रहा था, जिसे वन्या आहें भरने पर मजबूर हो रही थी। उसके नेक को किस करते हुए यक्षित वन्या से अलग होता और उसे देखते हुए अपनी गीली शर्ट को निकालकर साइड से फेंक देता है। वह वन्या की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर उसके पल्लू को उसकी बॉडी से हटा देता है, फिर उसे दीवार से हटाकर उसके हाथों को अपने हाथों में गिरफ्त में लेते हुए उसे फिर से किसी किस करना स्टार्ट कर देता है। वन्या चाह कर भी यक्षित से दूर नहीं हो पा रही थी। उसे जी भरकर किस करने के बाद यक्षित उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले आता है और उसके ऊपर आकर एक बार फिर उसे किस करने लगा। अपनी बढ़ती बेचैनी को काबू में करने के लिए उसने एक झटके में ही अपने और वन्या के बाकी कपड़ों को भी उतार देता है और उसकी तरफ झुककर एक बार फिर उसकी पूरी बॉडी को किस करने लगा। थोड़ी ही देर में एक दूसरे के प्यार करते हुए दोनों एक दूसरे में हो जाते हैं। उस बंद कमरे में वन्या की आहें गूंजने लगती है। जीविका, जिसे अपनी दी से कुछ काम था, इसलिए वह उस कमरे की तरफ आ रही थी, पर इससे पहले कि वह डोर नॉक करती उसे रूम से आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये सुनकर तो वह वहीं फ्रीज हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गलत टाइम पर वहाँ कैसे आ गई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तभी वहाँ से विवेक गुजर रहा था। जीविका को यक्षित वन्या के कमरे के पास ऐसा खड़ा देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। ऐसी ही सिचुएशन में विवेक को देखकर वह और भी ऑकवर्ड हो गई। विवेक दूर से ही बोला, जीविका क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जीविका ने झट से नाम में सर हिलाया और वहाँ से झट से भाग गई। विवेक उसे देखता ही रह गया। वह जीविका को जाते देखकर बोला, ये लड़की भी ना कभी बहुत अजीब हरकतें करती है। वह यक्षित के रूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर उसके किसी बिजनेस क्लाइंट का फ़ोन आ गया, इसलिए वह उसे पिक करते हुए वहाँ से चला गया। कमरे के अंदर यक्षित और वन्या के रोमांस चल रहा था। वह यक्षित से बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे छोड़ने के लिए, पर यक्षित था कि वन्या को पूरी तरह से इग्नोर करे उसे प्यार करने में लगा था। वन्या की तो हालत ही खराब हो गई थी। तभी उसके रूम में एक बार डोर फिर से नॉक किया। यक्षित को यह डिस्टर्बेंस पसंद नहीं आया। वही वन्या उसके लिए तो यह नॉक करने वाला इंसान किसी फरिश्ते से कम नहीं था। यक्षित नहा चाहते हुए भी वन्या से अलग हुआ और फिर उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए बोला, वाइफी, मैं तो थोड़ी देर और तुम्हें प्यार करके तुम्हारी नाराज़गी दूर करना चाहता था। यक्षित के इस तरह कहने से वन्या उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरती है, क्योंकि यक्षित ने उसे पूरी तरह थका दिया था और पर फिर भी उसे वन्या को और प्यार करना था। वन्या उसे धक्का देते हुए वहाँ से जाने की कोशिश करने लगी तो यक्षित उसके कानों की तरफ झुकते हुए बोला, बेबी, वी विल कंटिन्यू नाइट एट नाइट। वन्या एक बार फिर घुर्रा कर यक्षित को देखती है और अपने मन में बोली, सीरियसली इस आदमी को मैं क्या करूं? ये बोलते हुए वह वहाँ से टॉवल से खुद को कवर करते हुए अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। डोर पर फिर से नॉक होना शुरू हो जाता है। यक्षित भी अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चेंज करने के लिए चला गया। फिर वापस आकर उसने दरवाज़ा खोला। तब तक वन्या भी वापस आ चुकी थी। यक्षित ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने कोई भी नहीं है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आने लगा। उससे लगा कि ये ज़रूर शौर्य और युवान की शरारत होगी। यक्षित को इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह अपनी वाइफी के साथ रोमांस कर रहा था और किसी ने अपनी
मस्ती के चक्कर में उसे डिस्टर्ब कर दिया। वह युवान और शौर्य को कोसते हुए बोला, ये दोनों शैतान भी ना बहुत मस्ती चढ़ी है। आजकल एक बार हाथ लग जाए फिर बताता हूँ। वने अपनी कमर को सहलाते हुए यक्षित की तरफ देखकर बोली, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये युवान और शौर्य ही होंगे? यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, उन दोनों के अलावा और कौन हो सकता है? दोनों डिस्टर्ब करने में लगे हुए थे कि तभी डिस्कस करने में कि तभी नन्हा वेद जो एक कोने में छिपा हुआ था, वह बड़ी सी स्माइल अपने फेस पे लाकर अपने मॉम डैड को देखने लगा। जैसे ही वन्या और यक्षित की निगाहें अपने मुस्कुराते हुए बेटे के चेहरे पे पड़ी तो दोनों एक टक उसे देखने लगे। वन्या के चेहरे पर तो अपने बेबी को देखकर एक प्राउड स्माइल थी, क्योंकि बहुत बार उसने अपनी मम्मा को डैडी से बचाया था। वहीं यक्षित अपनी आंखें छोटी करके प्यारे वेद को देखने लगा। वह उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, अच्छा तो वो शैतान आप हैं? वेद स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला देता है। ऐसा करते ही वह बहुत प्यार लग रहा था। वेद अपने डैडी के गले में हाथ डालकर उनके चेहरे पर तरफ देखते हुए बोला, डैडी आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, इसीलिए बिनाश ने ये चेतावनी करी। डैडी आप और मम्मा तैयार कर लेते। वेद ने ये मासूमियत से अपने डैडी की तरफ देखते हुए कहा। उसने बेबी के इस तरह पूछने से वन्या ऑकवर्ड हो गई। यक्षित अपने बेबी के गालों पर किस करते हुए बोला, बेटा डैडी और मम्मा आपकी बेबी प्रिंसेस को आपके पास लाने की प्रिपरेशन कर रहे थे। बेबी प्रिंसेस का नाम सुनते ही तो वेद बहुत एक्साइटेड हो गया और खुश होकर ताली बजाने लगा। वहीं वन्या को तो जैसे वहीं पर फ्रीज ही हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यक्षित किस मिट्टी का बना है। वह यक्षित को खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। यक्षित ने वन्या की नज़रों को अपने ऊपर फील किया तो उसकी तरफ ऐसा देख जैसे कि पूछ रहा हो, अब मैंने क्या कर दिया? वन्या ने वेद को अपनी गोद में लिए और उसके कानों पर दोनों हाथ रखते हुए यक्षित को गुस्से से घूरते हुए बोली, क्या आप पागल हो गए जो एक छोटे से बच्चे के सामने बोल रहे हैं? पर यक्षित पर तो ऐसा इस वक्त एक अलग ही मस्ती छाई हुई थी। वह अपनी वाइफी को निहारते हुए बोला, पर वाइफी हम अभी वही तो कर रहे थे ना। वन्या यक्षित को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए बोली, आपसे तो बात ही करना बेकार है। यक्षित आपको पहले ही बता देती हूँ, अगर आपकी वजह से मेरा बच्चा बेशर्म हो गया ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये बोलने के बाद वन्या वेद के कानों से अपने हाथ हटा देती है। वहीं यक्षित अपनी वाइफी की बातें सुनकर स्माइल करने लगा। वन्या बेड पर जाने के लिए जैसे ही मुड़ी उसकी कमर में तेज़ दर्द हो जाता है, जो कि यक्षित के ही देन थी। वह अपनी कमर पर हाथ रख देती है और उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। वेद अपनी मम्मा की तरफ फिक्र भरी निगाहों से देखते हुए बोला, मम्मा क्या हुआ, आप ठीक हो? यक्षित ने वेद को अपनी गोद में ले लिया। वो समझ गया था कि वन्या की कमर पर दर्द हो रहा है, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि वे आज बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गया था। वन्या अपने बेबी की तरफ देखते हुए बोली, कुछ नहीं बेबी, मम्मा बिल्कुल ठीक है, बस कमर में थोड़ी सी दर्द हो रही है। यक्षित अपने बेबी की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी बेबी, डैड अभी आपकी मम्मा का दर्द दूर कर देते हैं। वेद अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, ये डैडी आप जल्दी से मम्मा का दर्द निकल दो, क्योंकि वेदांत मम्मा के साथ खेलना चाहता है। यक्षित ने वन्या को लेटने के लिए कहा। वन्या का पेन तो बहुत हो रहा था, इसलिए उसने भी कोई आनाकानी नहीं की और बेड पर लेट गई। यक्षित ने वेद को वहीं बेड पर बिठा दिया और ड्रॉअर से ऑइंटमेंट लेकर वन्या की कमर से साड़ी हटाकर उसे ऑइंटमेंट लगाने लगा और हल्के हाथों से मसाज देने लगा। वहीं छोटा सा वेद बेड पर आलती पालती मारकर अपने दोनों हाथों को चेहरे पर रखकर सामने अपने डैडी को अपनी मम्मा की केयर करते हुए देख रहा था। अपने डैडी का मसाज करते देख
भी अपनी मम्मा के पास आया और अपने नन्हे नन्हे हाथों से वन्या की कमर पर मसाज देने लगा। अपने बेबी के छोटे छोटे हाथों को महसूस करके वन्या के फेस पर स्माइल आ गई। यक्षित के मसाज देने से उसे काफ़ी हद तक राहत महसूस होने लगी। वेद अपनी मम्मा के चेहरे के पास आया और अपने दोनों हाथों के से अपने बालों से को प्यार से सहलाने लगा। उसके बालों को प्यार से सहलाने लगा। अपनी बेबी के नन्हे हाथों का स्पर्श पाकर वन्या की पलकें भारी होने लगी और वह नींद के आगोश में चली गई। वेद भी अपनी मम्मा के पास ही किसी छोटे खरगोश की तरह लेट गया। थोड़ी ही देर में दोनों माँ बेटे नींद के आगोश में चले गए। उन्हें सोता देख यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने दोनों को ठीक से सुलाया, फिर दोनों को माथे पर बारी बारी से चूमकर उन्हें ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर कर दिया और बाहर आ गया। दृष्टि का आज अनय की हरकतों सुनकर बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था, इसलिए बहुत भूख लगने पर भी वह नीचे नहीं आ रही थी। वह अपने रूम में ही इधर उधर टहल रही थी और अनय को मन ही मन कोस रही थी। क्या ज़रूरत थी उन्हें ये सब हरकतें करने की? अपना नहीं तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचा होता। वो ये सब बोल ही रही थी कि तभी अनय चुपके से उसके कमरे में आया, धीरे से दरवाज़ा बंद करते हुए दृष्टि के पास दबे पाँव आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। दृष्टि पहले तो डर के मारे चौंक गई, फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि ये अनय है। वह उसका हाथ अपनी कमर से छुड़ाते हुए बोली, आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अगर आंटी ने देख लिया तो आपको धक्के मारकर यहाँ से निकाल देंगी। पर अनय तो दृष्टि की बातों पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और उसकी शोल्डर पर अपना चिन टिकाते हुए बोला, ऑफ कोर्स मुझे मेरी होने वाली बीवी को देखने का मन हुआ, इसलिए आया हूँ। और रही बात शगुन आंटी की, तो वो मुझे तब बाहर निकालेंगी ना जब मुझे तुम्हारे कमरे में देखेंगी। दृष्टि समझ गई थी कि अनय पूरी तैयारी करके आया है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप सच में दिन ब दिन बेशर्म होते आ रहे हैं। अनय उसकी नेक पर किस करते हुए बोला, तुम्हारे प्यार में। पर दृष्टि ने मुंह फेर लिया तो अनय उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, नाराज़ हो मुझसे? दृष्टि उसकी नाराज़गी से देखते हुए बोली, क्या ज़रूरत थी आपको वो सब हरकत करने की? क्या सोच रहे होंगे वो सब हमारे बारे में? और मेरी बेइज्जती करा दी सो अलग। अनय उसे प्यार से मनाते हुए बोला, बेबी तुम उसी बात को लेकर बैठी हुई हो? तुम्हें पता है ना गलती मेरी नहीं थी, उन दो बंदरों की है जो उछल कूद करते हुए मेरे कमरे में आ गए थे। दृष्टि मुंह फुलाते हुए बोली, उछलते कूदते आपके कमरे में आ गए थे तो क्या आप उनके साथ कुछ भी करना स्टार्ट कर देंगे? सच में विवेक? दृष्टि अपनी अनय से नाराज़गी जताते हुए उसे मुंह मोड़ लेती है। अनय ये देखकर पहले स्माइल करता है और फिर दृष्टि के करीब जाकर उसे पीछे से हक करते हुए उसकी खुली कमर को सहलाने लगा। दृष्टि को जब अनय की हरकतें महसूस होती हैं तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि अनय बहुत ही सेंशुअली उसे छू रहा था। जब दृष्टि से कंट्रोल नहीं हुआ तो वह अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोली, अनय क्या कर रहे हैं आप? ये गलत है। पर अनय कहाँ रुकने वाला था। वह उसकी खुली कमर पर और पेट पर उंगलियां चलाते हुए मासूम बनने का नाटक करते हुए बोला, क्या गलत है होने वाला वाइफी? और मैं क्या कर रहा हूँ? अनय ने यह जानबूझकर अपने होठों को दृष्टि के कान के पास ले जाकर उसके कानों में अपने होठ को टच करते हुए कहा। अनय के यह तरह से छूने से दृष्टि सिहरने लगी। दृष्टि अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोली, अनय आप मुझसे चिपकना बंद कीजिए, मैं आपसे नाराज़ हूँ, समझे आप? अपनी दृष्टि की बातें सुनकर अनय स्माइल करता है और उसके ईयर लोब पर किस करते हुए बोला, बेबी मैं तब से तुम्हें मनाने की ही तो कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनकर दृष्टि अनय की तरफ घूरने लगी। उसे अपनी तरफ से घूरता देखकर अनय के फेस पर स्माइल आ जाती है। वह दृष्टि के दोनों कंधों को पकड़ते हुए बोला, वाइफी अगर तुम मुझे इतने प्यार से देखोगी तो मैं अपने आप पर कैसे कंट्रोल पाऊँ? फिर वह दृष्टि को एक नज़र देखकर उसे टीस करते हुए बोला, उफ ये कमर, बेबी ये मुझे कब से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है।
दृष्टि की मेहंदी अब तक सूख चुकी थी। वह अनय की तरफ घूरते हुए झट से अपनी बाहर झांकती कमर को साड़ी से कवर कर लेती है। अनय उसकी हरकत पर स्माइल करता है और वहाँ से साड़ी हटाते हुए बोला, डोंट हाइड इट बेबी। ये बोलते हुए दृष्टि को छूने के लिए जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, दृष्टि उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। वह अनय की दूसरी तरफ घूरते हुए बोली, अनय आप सुधरने वाले नहीं हैं। एक तो होने वाली बीवी आपसे नाराज बैठी है और आप हैं कि उसे मनाने की बजाय उसे परेशान करने में लगे। ये बोलते हुए दृष्टि अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। अनय स्माइल करता है और दृष्टि के सामने आकर उसे अपनी बाहों में भरकर उसके नेक को पकड़ता है और उसके माथे पर प्यार से चूम लेता है और उसे खुद से चिपकाते हुए बोला, होने वाली वाइफी, क्या मुझे बताने की ज़रूरत है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? ये बोलते हुए वह अपनी प्यार भरी नज़रों को दृष्टि को देखने लगा। अनय के इस तरह से देखने से दृष्टि के दोनों गाल गुलाबी होने लगे। अनय ने उसे टीस करते हुए बोला, अगर तुम्हें मेरे प्यार पर डाउट है तो मैं अभी तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ। ये बोलते हुए अनय की आंखों में एक अलग ही शरारत झलक रही थी और दृष्टि अनय के कहने का मतलब अच्छे से समझ रही थी। वह अनय के सीने पर मारते हुए बोली, आपको शर्म बिल्कुल भी नहीं आती? अनय दृष्टि को अपनी बाहों में कसते हुए बोला, अपनी होने वाली बीवी के सामने कैसी शर्म? वैसे भी तुम बहुत जल्द मेरी होने वाली मेरी जान हो। ये बोलते हुए वह दृष्टि के होठों को आहिस्ते से चूम लेता है। दृष्टि खुद को उसकी बाहों में छिपा लेती है। थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं। फिर वह अनय के सीने से अपना चेहरा निकालकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, बहुत भूख लगी है। अनय उसके माथे पर लाइट किस करते हुए एक मेट को डिनर का ऑर्डर कर देता है। 10 मिनट के अंदर वहाँ पर गर्मा गर्म खाना हाजिर हो गया। दृष्टि के दोनों हाथों में मेहंदी लगी थी, इसलिए अनय प्लेट में खाना निकालकर दृष्टि को खिलाने लगा। उसे खिलाने के बाद अनय ने भी डिनर किया। डिनर के बाद दोनों बेड पर बैठे हुए थे। दृष्टि अनय के कंधे पर अपना सिर रखे हुए थी। तभी दिन भर की दौड़ भाग के बाद थक हार कर चूर हो चुकी थी। वह अनय के कंधे पर अपना सिर रखे हुए ही धीरे से बोली, अनय। अनय उसके सिर पर किस करते हुए बोला, दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं बहुत थक गई हूँ और कमर में भी दर्द हो रहा है। अनय उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, बेबी, अब तक तो हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया है और तुम अभी से थक गई। अनय की शरारत भरी बातें सुनकर दृष्टि उसकी तरफ घूर कर देखते हुए उसके सीने पर मार कर बोली, आपको हमेशा वही सब सोचता रहता है। मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। दृष्टि ने अपनी कमर को सहलाते हुए कहा। अनय उसकी तरफ एक नज़र देखता है और उसे अपनी गोद में उठाते हुए बेड पर आराम से लेटा देता है। फिर अपने ड्रॉ से ऑइंटमेंट लेकर दृष्टि को पेट के बल लेटाने के लिए कहा। वह वैसे ही करती है। अनय ऑइंटमेंट लेकर दृष्टि की कमर पर लगा देता है और उसे हल्के से मसाज देने लगा। दृष्टि को बहुत राहत मिली और इसी राहत और सुकून ने उसकी आंखें लग गईं। थोड़ी ही देर बाद जब उसे दृष्टि की गहरी सांसों की आवाज़ आने लगी तो वह समझ जाता है कि वह सो चुकी है। वह दृष्टि की तरफ झुककर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए उसके माथे को आहिस्ते से चूम लेता है। फिर उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर करके थोड़ी देर तक वहाँ बैठकर उसके सोते चेहरे को निहारता है। फिर अपने कमरे की तरफ चला गया। जीविका अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। वह अभी भी बहुत एम्बेरस फील कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले की सिचुएशन को सोचकर वह अपने ही ख्वाबों में गुम थी कि तभी वहाँ पर विवेक आ जाता है उसे डिनर के लिए नीचे ले जाने के लिए। वह जीविका को एक नज़र देखकर उसके बगल में बैठकर उसके कंधे पर एक हाथ रख देता है। जीविका शॉक्ड हो जाती है। फिर अपने बगल में देखती है तो राहत की सांस लेती है। विवेक उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए बोला, जीविका, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही थी? विवेक के इस तरह पूछने से जीविका हड़बड़ा जाती है। वह इधर उधर देखते हुए बोली, नहीं तो कुछ भी तो नहीं। क्या आपको ऐसा लगा कि मैं कुछ सोच रही थी? हड़बड़ाहट में जीविका के मुंह से जो आया वह बोलकर उसको सामने बोल देती है।
विवेक उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोला, तुम इतना हेजिटेट क्यों फील कर रही हो? मैंने तुमसे बस इतना ही तो पूछा, क्या सोच रही थी? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? जीविका अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, क्या आप भी एक ही बात को लेकर बैठ गए? अब बताइए कि आप यहाँ क्यों आए थे? विवेक ने जीविका की बातों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए कहा, मैं तुम्हें डिनर के लिए बुलाने आया था। जीविका उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो आप यहाँ बैठे क्यों हैं? चलिए चलते हैं डिनर के लिए, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। विवेक कुछ सोचने की कोशिश में था कि तभी जीविका वहाँ से उठते हुए विवेक के हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाने लगी। विवेक तो जीविका की इस हरकत से शॉक्ड हो गया था, क्योंकि जीविका ने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। वह विवेक का हाथ पकड़कर डाइनिंग एरिया की तरफ जाने लगी, जहाँ सारे लोग पहले से ही मौजूद थे। जीविका तो ये भी भूल गई थी कि वह विवेक का हाथ पकड़े हुए है। डाइनिंग टेबल पर मौजूद सभी की निगाहें विवेक और जीविका पर अटक गई थी, जो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक साथ में एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। शगुन जी और कार्तिकेय जी भी दोनों को ही देख रहे थे। दोनों ही उन्हें देखकर स्माइल कर रहे थे। शगुन जी कार्तिकेय जी से बोली, दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं ना? कार्तिकेय जी बोले, आखिर बेटा और बहू किसके हैं? शगुन जी प्राउड फील करते हुए कार्तिकेय जी के कानों में बोली, ऑफ कोर्स मेरे हैं। कार्तिकेय जी शगुन जी के चेहरे की तरफ एक नज़र देखकर बोले, शगुन, कभी तो थोड़ा सा क्रेडिट मुझे भी दे दिया करो, आखिर मैं भी तो खुश होने का हक रखता हूँ। शगुन जी कार्तिकेय जी की तरफ देखकर बोली, क्या आप भी? वो हमारे बहू और बेटे हैं। अब ठीक है। कार्तिकेय जी ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाया। फिर दोनों एक बार फिर जीविका और विवेक की तरफ निहारते हुए यक्षित वन्या को लेकर नीचे आ रहा था। वन्या भी अपने फेस पर एक बड़ा सा स्माइल लेकर दोनों को देख रही थी। वहीं यक्षित का ध्यान अपने फ़ोन पर था, कुछ इम्पोर्टेंट मेल्स चेक करने में। सभी जीविका और विवेक का ही वेट कर रहे थे, क्योंकि बाकी सब तो ऑलरेडी वहाँ आ चुके थे। शौर्य और युवान तो जैसे भूखे कुलबुला रहे थे। दोनों किसी भूखे बच्चे की तरह खाने को देख रहे थे। शौर्य फुसफुसाते हुए युवान के कान में बोला, यार ये भाई और भाभी कर क्या रहे हैं? मेरी तो भूख के मामले मारे हालत ही ख़राब हो रही है, पेट में बड़े बड़े चूहे दौड़ रहे हैं। युवान शौर्य को सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए उस तरफ देखने के लिए बोला। शौर्य उस तरफ देखने लगा। जीविका विवेक को हाथ पकड़ के आगे आगे आ रही थी और विवेक उसके पीछे पीछे आ रहा था। वह जीविका की इस हरकत पर सरप्राइज भी हो रहा था। शौर्य अपने पेट पर सहलाते हुए बोला, भाई भाभी प्लीज़ आप दोनों अपना रोमांस बाद में कर लेना, अभी जल्दी आओ और मेरे पेट में बड़े बड़े चूहे छलांग लगा रहे हैं। शौर्य के इस तरह कहने से जीविका का ध्यान विवेक के उस हाथ पर गया जिसे उसने पकड़ रखा था। जीविका कभी विवेक के चेहरे को देखती तो कभी उसके हाथ को। विवेक स्माइल करते हुए जीविका की तरफ देखते हुए बोला, जान ऐसे क्यों देख रही हो? सब हमें ही देख रहे हैं, लगता है आज मुझे छोड़ने का तुम्हारा इरादा नहीं है। विवेक के इस तरह कहने से जीविका झट से विवेक का हाथ छोड़ देती है और अब सामने देखती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि सब उन दोनों को ही देख रहे थे। जीविका को कुछ ऑकवर्ड फील हो रहा था। वह अब वहाँ से जा भी नहीं सकती थी। वह चुपचाप अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। विवेक भी आकर उसकी बगल में बैठ गया। सबने डिनर स्टार्ट किया। शौर्य और युवान तो जैसे खाने पर टूट ही पड़े। जीविका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दोनों को देख रही थी। उसे युवान का तो पता था, पर शौर्य, उसके बारे में नहीं पता था कि वह भी खाने के मामले में अपने बड़ी जैसा ही होगा। दोनों ऐसे खा रहे थे जैसे जन्मों के भूखे हों। चैतन्य दादाजी दोनों को घूर कर देख रहे थे। और तुम दोनों नालायक, कभी नहीं सुधरने वाले। अरे कम से कम यहाँ तो ढंग से खाओ। तुम्हें ऐसे भूखों की तरह खाते देख अने और तुम्हारे गौतम अंकल क्या सोच रहे होंगे कि हम तुम्हें घर पर ठीक से खाना भी नहीं देते। पर युवान और शौर्य को तो इस बेइज्जती का कोई असर ही नहीं हुआ। दोनों बत्ती सी दिखाने लगे। युवान दादाजी की तरफ देखकर बोला, डोंट वरी दादाजी, गौतम अंकल घर के ही हैं और वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे होंगे। यक्षित अपनी आंखें छोटी करके शौर्य और युवान को हरकतों को देख रहा था। वह अपनी सर्द आवाज़ में बोला, तुम दोनों ठीक से खाओ, धीरे धीरे खाओ, अभी खाना प्लेट में ही जाने वाला है। यक्षित का ताना सुनकर दोनों का मुंह ही लटक गया।
पर दोनों के खाने की स्पीड कम नहीं हुई। यक्षित ने दोनों की तरफ देखते हुए मैं ऐसे से हिलाए जैसे कह रहा हो इन दोनों को कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही सभी डिनर कर लेते हैं और डिनर के बाद थोड़ी देर तक गार्डन में फैमिली टाइम बिताते हैं। आज गौतम जी सबको अपने मेंशन में देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने हमेशा से एक ख्वाब देखा था कि उनकी एक बड़ी सी फैमिली होगी और सब साथ मिलकर रहेंगे और सभी बहुत खुश भी होंगे। पर गौतम जी की फैमिली में बस 3 ही लोग थे। गौतम जी खुद, अनय और उनकी आंटी, जो कि उनकी केयर टेकर थी और सालों से रजावत मेंशन में रह रही थी। गौतम अंकल और अनय दोनों उन्हें अपनी फैमिली मेंबर की तरह मानते थे और कुछ दिन बाद एक और फैमिली मेंबर जुड़ने वाली थी और वो थी दृष्टि। अनय की मॉम और डैड का डाइवोर्स बहुत पहले ही हो चुका था। जब उनका छोटा बेटा था तभी उनके मॉम डैड अलग हो चुके थे और ये नॉर्मल डाइवोर्स बिल्कुल भी नहीं था। अनय की मॉम यानी मिसेस शर्मिला का किसी और के साथ ऑलरेडी अफेयर चल रहा था। उस वक्त अनय मुश्किल से 9-10 साल का छोटा बच्चा था। जब गौतम जी ने शर्मिला जी के रिश्ते के बारे में पता चला तो वे बिल्कुल टूट से गए थे। उन्होंने शर्मिला को लाखों मिन्नतें की वो ऐसे ना करे, उनका एक छोटा बच्चा है, वो गौतम जी के बारे में ना सही पर अपने बच्चे के बारे में तो सोचे। पर शर्मिला जी ने अनय की तरफ एक बार मुड़कर भी नहीं देखा। उन्होंने अपने पति और 10 साल के छोटे बच्चे को तब छोड़ा था जब उन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उस दिन छोटे से अनय ने यह तय कर लिया था कि वह लाइफ में किसी से प्यार नहीं करेगा और शादी तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसे डर था कि कहीं उसकी वाइफ उसकी माँ की तरह ना निकल जाए। अनय के दिल में अपनी माँ के लिए एक नफ़रत ही भरी हुई थी क्योंकि अनय अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था और ऐसे में उसकी मॉम को अपने डैड को छोड़कर दूसरे आदमी के साथ रिश्ता जोड़ना अनय को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसी दिन दोनों के लिए शर्मिला मर चुकी थी। फिर एक दिन दृष्टि अनय की लाइफ में आई। जैसे कि अनय को लड़कियों के मुंह लगना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि हर लड़की में उसे अपनी धोखेबाज मॉम की नज़र आने लगी थी। अनय कभी नहीं चाहता था कि वह अपनी मॉम को कड़वी यादों को वापस अपने जहन में लाए, इसलिए वह जितना हो सके लड़कियों से दूर ही रहता था। पर दृष्टि के साथ ऐसा नहीं था। दृष्टि ऐसी पहली लड़की थी जिसने अनय सामने से जाकर उसके मुंह लगा, उससे लड़ाई भी की। फिर धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को जानना स्टार्ट किया। धीरे धीरे अनय को रियलाइज़ हुआ कि दृष्टि उन लड़कियों में से नहीं है जो बीच रास्ते में साथ छोड़ देती हूँ। दृष्टि ने कुछ तो ऐसा था जो अनय को अपनी तरफ खींचता था। धीरे धीरे उसे दृष्टि से प्यार होने लगा और कुछ ही दिनों के अंदर दोनों एक अटूट बंधन में हमेशा हमेशा के लिए बंधने वाले थे। गौतम जी अपने गार्डन एरिया में चहल पहल कर रहे थे और बेहद खुश नज़र आ रहे थे। अनिल जी ने गौतम जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गौतम आज तो तुम बहुत खुश हो गए, देखो आज पूरी फैमिली एक साथ है। गौतम जी अनिल की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए बोले, तुम सही कह रहे हो अनिल, मैं आज बहुत खुश हूँ यार। मैं हमेशा से यही सपना देखता था कि मेरा एक बड़ा सा सुखी परिवार होगा। अनय की शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से होगी और फिर एक दिन मैं क्यूट से पोते या पोती का दादू बन जाऊंगा। गौतम जी की बातें सुनकर अनिल जी हंसते हुए बोले, और अभी तो अनय की शादी भी नहीं हुई और तुमने अपने पोते पोती तक का सपना देख लिया है। अनिल जी की बातें सुनकर गौतम जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, तो तुम्हें क्या लगा था कि दादू बनने का मौका सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा? मुझे भी तो मेरे प्यारे से वेद जैसा नन्हे पोते का दादू बनने का मौका मिलना चाहिए। गौतम जी की बातें सुनकर अनिल जी स्माइल करते बोले, बिल्कुल मिलना चाहिए। दोनों दोस्त आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी छोटा सा वेद अपने आँखों को मसलते हुए फुदकते फुदकते बाहर गार्डन एरिया में आ गया। वह अनिल जी और गौतम जी के पास चला गया और अनिल जी के घुटनों पर अपने नन्हे नन्हे हाथ टिकाकर बोला, दादू आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? गौतम जी वेद की क्यूट बातें सुनकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते बोले, छोटे यक्षित आप नीनी से जाग गए बेटा? वेद गौतम जी की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाते बोला, यच गौतम दादू, वेदांत नीनी कल के आ गया। वेद तो था ही इतना क्यूट कि वह सबका
ध्यान अपनी तरफ कर ही लेता था। गौतम जी ने तो वेद को देखकर ये भी डिसाइड कर लिया था कि उन्हें वेद की तरह ही एक क्यूट सा पोता या पोती चाहिए, जिसके साथ वो दोबारा अपना बचपन जी पाएँ, उसके साथ फिर से बच्चा बन जाए। जब अनय ने कभी शादी नहीं करने की डिसीज़न ले लिया था तो उन्हें फ़िक्र होने लगी थी कि उनका ये सपना कभी पूरा होगा भी या नहीं, पर भगवान ने गौतम जी की सुन ली और दृष्टि को अनय की लाइफ में भेज दिया। गौतम जी वेद की तरफ अपनी आंखें दोनों बाहें फैलाते हुए बोले, वेदु बेटा, आप अपने गौतम दादू की गोदी में आ जाइए। वेद झट से गौतम जी के तरफ आ जाता है, जिसे वे उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। फिर दोनों दादाजी और पोते एक दूसरे को तभी वहाँ पर शौर्य और युवान भी टहलते हुए आ जाते हैं। दोनों अनिल जी और गौतम जी की तरफ देखते हुए बोले, आजकल तो आप दोनों अपने इन छोटे छोटे बच्चों से बिल्कुल ही प्यार नहीं कर रहे हो। ये बोलते हुए दोनों बच्चों जैसी शक्लें बना लेते हैं। अनिल जी युवान के कान खींचते बोले, कुछ ज़्यादा ही शैतानी नहीं हो गए हो? तुम दोनों बहुत शैतानी कर रहे हो। युवान अपने कान को अनिल जी के हाथों को मजबूत पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, डैड क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, वरना मेरा कान उखड़ के हो जाएगा, फिर मैं क्यूट और हैंडसम भी नहीं लगूंगा। अनिल जी अपने बेटे की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखें से देखने लगे, जिसे अभी भी अपने क्यूटनेस और हैंडसम लगने की पड़ी हुई थी। थोड़ी देर तक यूं ही बातें करने के बाद, फैमिली टाइम बीतने के बाद सभी अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगे। यक्षित ने वेद को अपनी गोद में उठा रखा था। वन्या भी उसके पीछे पीछे अपने बेडरूम की तरफ जाने लगी। छोटा वेद पूरी तरह से अपने दोनों हाथ अपने डैडी के गर्दन के चारों तरफ लपेटे हुए था। बेडरूम में पहुंचकर यक्षित ने उसे बेड के बीचों बीच सुला दिया था। वेद अपनी एक नींद पूरी करके जाग चुका था, इसलिए अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वह अपने डैडी के पास जाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, डैडी, आपने वेदांश को कहानी सुनाने के लिए प्रॉमिस किया था, अब आप मुझे कहानी सुनाइए। अपने बेबी की प्यारी रिक्वेस्ट सुनकर यक्षित स्माइल करते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा और बोला, यस बेबी, डैडी आज आपको कहानी सुनाएंगे। वन्या थक गई थी और उसे बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी, इसलिए वह वेद के सिर पर प्यार से किस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी ही देर में वन्या नींद के आगोश में चली गई। यक्षित एक स्टोरी बुक लेकर वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए से स्टोरी सुनाने लगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। सब्सक्राइब ना रह गया हो तो करते जाना। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया हो वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।